हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख चुके थे 49। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट ही लेकर आया हूँ और इसमें मैंने आपको पार्ट में 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप 15 to 10 कर लेते हैं तो लगभग 500 क्वेश्चन कुछ कुछ वीडियो में मैंने शायद 5 या 8 ही क्वेश्चन बताए हुए हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कम हो, लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन तक या 495 या 496 तक क्वेश्चन आपको करा देंगे इस वीडियो के बाद। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो भी एग्जाम आगे लगा हुआ है, चाहे वो नेवी कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो जिसमें आपको मैथ आनी है, जीडी वाले एग्जाम्स में यही मैथ आनी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, साथ साथ नेवी डबल एसआर के एग्जाम्स हैं, एनडीए के एग्जाम्स हैं, इन सभी के लिए क्वेश्चन जो है मैं आपको जो करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपनी इस क्लास की और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रमिक संख्या 3 - 4i का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इसको करने के तरीके तो कई हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है वो यही होगा कि आप इसको ऑप्शन से बना लें। आप ऑप्शन का स्क्वायर करें और देखें किससे हमें 3 - 4i मिल रहा है। तो बीच में माइनस है और बीच में माइनस है, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से ही कोई एक होगा। तो क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, प्लस वालों का स्क्वायर करने पर, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी का स्क्वायर करूँ, बी लिखा हुआ है 2 - i का स्क्वायर। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 + i स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 4i और 4 - i स्क्वायर यानी कि 2। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी से ही हमें 3 - 4i मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 - 4i आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। चलिए इसे बनाइएगा। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - कॉस एक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - कॉस एक्स। कैसे करेंगे इसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 1 - कॉस एक्स और एक दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 + कॉस। इससे कट जाए, केवल ऊपर बचेगा हमारा 1 + कॉस एक्स और 1 + कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का आ जाएगा आपका 1 + कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन हमें करने को रह गया है। तो 1 का हो जाएगा एक्स और कॉस एक्स का होता है आपका साइन एक्स। तो एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर लिखा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। जो आपके सामने कर्व लिखा हुआ है यानी कि ये इलिप्स इक्वेशन की है, इसकी आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता। कैसे निकालेंगे इसकी उत्केंद्रता, ध्यान दीजिएगा। देखिए उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन लिखी हुई है आपकी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी निकालना चाहूँ तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि केवल आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब है। यहाँ पे दोनों का अंतर ले लीजिए और इन दोनों में से जो भी बड़ा है उससे भाग दे दीजिए और इनका वर्गमूल ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कई बार आपको इसेंट्रिसिटी निकालना बताया है इलिप्स के लिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को का डिफरेंस आप ले लीजिए, ठीक है ना, और इन दोनों में जो भी बड़ा हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपका तो आंसर बी हो जाएगा 1/√2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई हैं और कहा गया है देन देयर प्रोडक्ट ए बी विल बी, मतलब ए बी जब हम निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखिए ए जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और बी जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये पहले वाले रो होते हैं बाद वाले कॉलम होते हैं। यहाँ पे कॉलम 9 है और जबकि ये रो है 9 और ये n। तो आप देख क्या रहे हैं कि ये दोनों सेम है। तो ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी उसका जो ऑर्डर होगा उसमें रो m होंगे और कॉलम होंगे आपके p। ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब सी आर रूल आपका अप्लाई होता है जहाँ पे सी नंबर ऑफ कॉलम्स है और आर जो है वो नंबर ऑफ रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि लिमिट इफ लिमिट x टेंड्स टू जीरो सॉरी x टेंड्स टू इनफाइनाइट x साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a एंड लिखा हुआ है v इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन सेम ही लिखी हुई है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों क्वेश्चन सेम दे दिए गए हमें, है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए उसे मैं करेक्ट करता हूँ अभी। ठीक है ना। अगर दोनों सेम रहेंगे तो फिर दोनों का आंसर अलग आएगा और फिर दो अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों से इसका मतलब है कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अलग क्या होगा मैं बता रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जो a इज इक्वल टू लिखा है इसे हम लिख सकते हैं x साइन 1 बाई एक्स। ये पहला लिखा है और दूसरा b जो लिखा है उसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे हम लोग x टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। ठीक है ना। वहाँ जीरो होना चाहिए। इसे आप सही कर लीजिएगा क्योंकि अगर हम दोनों के इक्वल रखेंगे तो फिर दोनों का आंसर। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी ये देखिए रूल्स हैं कुछ मैंने बताए हुए हैं आपको। लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो साइन x बाई एक्स हो तो वैल्यू 1 होती है और लिमिट अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और फिर साइन x बाई एक्स हो तो वैल्यू 0 होती है। आप ऐसे इसे मत याद रखिएगा। अगर आप x की जगह 0 रखें और यहाँ पे भी 0 बन जाए और यहाँ पे भी 0 बन जाए तो आप 1 लिखें और अगर यहाँ इनफाइनाइट बने और यहाँ पे इनफाइनाइट बने तो इसका मान 0 लिखें। अब आप देखिएगा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इसके अपॉन में 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इनफाइनाइट यहाँ रखता हूँ तो 1 अपॉन इनफाइनाइट यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ भी 0 बनेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊँ तो ये 1 अपॉन एक्स होगा और जैसे ही रखूंगा तो ये भी आपका इनफाइनाइट बनेगा और ये भी इनफाइनाइट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको ये दोनों रूल याद रखने हैं। अगर आप ये दोनों रूल याद रखेंगे तो इन क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा लिमिट से लिया गया है। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर x प्लस 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। तो भी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए जो एक्स थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन उसमें गलत दिए हुए। ठीक है ना। चलिए ले लिया है तो उसे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 की पावर एक्स है यहाँ पे 2 की पावर एक्स हो तो उसे एक्स स्क्वायर को 2 की पावर एक्स कर लीजिएगा माइनस 5 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। है ना। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इससे आप 2 की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपको बचेगा 5 की पावर एक्स माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है ना। और अपॉन में एक्स साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 की पावर एक्स माइनस 1 और 5 की पावर एक्स माइनस 1।
अपॉन में इसके भी x लिख सकते हैं और ये साइन x है, इंटू में यहाँ x लिख सकते हैं, अपॉन में x। साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। और आपने अगर क्वेश्चन थोड़ा सा रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अगर ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू एल एन ए होती है, या हम लॉग भी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें करेक्ट है। तो अगर मैं कहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ एल एन टू, और पड़ोस वाले को मैं लिख सकता हूँ एल एन फाइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर एल एन टू इंटू एल एन फाइव होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन नंबर जो भी 6 था उसका आंसर एल एन टू और एल एन फाइव आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि द मीडियन ऑफ द डाटा। आपके सामने जो डाटा लिखा हुआ है उसकी मीडियन बतानी है, यानी कि माध्यिका बतानी है। तो चलिए इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देते हैं। देखिए लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ द डाटा 25, 34, 31, 23, 22 एंड 26। 35, 28, 32 एंड 20, इसकी हमें माध्यिका बतानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। डाटा जो हमारे पास लिखा है वो लिख लेते हैं एक बार। 25, 24, 34 है, 25, 34, 31, 23, 22, उसके बाद 26, फिर आपका है 35, फिर है 28, फिर है 32 और फिर है 20। तो ओवरऑल देखें तो 10 नंबर हमें दिए गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो माध्यिका दो तरीके से निकालते हैं, एक जब नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो इवन हो, और एक जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हो, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो उसके लिए माध्यिका निकालने का तरीका अलग होता है, और ऑड के लिए अलग होता है। अगर ऑड होते हैं तो सीधे हम लोग n प्लस वन बाई टू पर उसकी माध्यिका हो जाती है, लेकिन अगर n की वैल्यू इवन है तो जो मीडियन होती है वो आपकी होती है वन बाई टू, एन बाई टू तक, मतलब n बाई टू पर चाहिए प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म, इनको जोड़ के आना। तो पहले n बाई टू यानी कि पांचवा पद, तो पांचवा पद यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा पद ढूंढिए। सबसे पहला 20 है, तो ये आपका हो गया पहला पद। उसके बाद 20 से बड़ा कौन है आपका, यहाँ पे 22, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखिए 23 के बाद, तो ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा पद है, ये हो जाएगा वन बाई टू, फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म। पांचवा पद आपका 26 है, और जो छठा पद होगा उसके जस्ट बाद जो होगा, 26 का 27 तो है नहीं, 28 है, इसे हम इसी को लिख देते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं और आधा कर देते हैं। तो 26 और 28 आपका जोड़ने से कितना हो जाएगा, 54। 54 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मीडियन हमारी आ जाएगी यहाँ पे 20। इस क्वेश्चन का आंसर 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इवन के टर्म्स में यही फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि ऑड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू, सॉरी n प्लस वन बाई टू। क्लियर है, ये नहीं होता है कि हम क्रम से पद लें, एक ऑर्डर से चलना होता है, चाहे हम घटते से बढ़ते क्रम में चलें या बढ़ते से हम घटते क्रम में, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ द आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस 2 एन प्लस वन टर्म्स का। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आई स्क्वायर, आई की पावर 4, आई की पावर 6 प्लस डॉट 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 टू एन प्लस वन टर्म। टू एन प्लस वन टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, और टर्म्स तक आपको। अब जरूरी नहीं कि अगर और टर्म्स तक आपको बोला गया है तो आप सारे पूरे टर्म्स का निकालें, आप कोई भी और टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर आप एक टर्म का निकालें, तीन टर्म का निकालें, पांच टर्म का निकालें, तो आंसर आपका वही आएगा जो टू एन प्लस वन टर्म्स का निकालने से आएगा। अगर मैं एक पद का योग निकालता हूँ तो मुझे माइनस वन मिलता है, अगर मैं तीन पद का योग निकालता हूँ तो ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें माइनस वन। अगर मैं पांच पद का योगफल निकालूं तो भी मुझे माइनस वन मिलेगा। मतलब और टर्म्स का कोई भी सम निकालिए आप,
आपको आंसर -1 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली सी ऑप्शन पे, क्योंकि और टर्म का बोला गया है तो कोई भी और टर्म ले ले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल पाई बाई थ्री पर है, यूनिट वेक्टर है दोनों। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी जो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर जो बी है वो दोनों ही 1 है, ठीक है ना। और थीटा आपको दिया ही गया है 60 डिग्री पाई बाई 3। आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का फॉर्मूला भी होगा। तो होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 ए डॉट बी। हम ए डॉट बी की जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और थीटा का वैल्यू रख देते हैं। तो ये दोनों ही 1 है, +2 ये दोनों ही 1 है। और कॉस 60 रखेंगे तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 आ रहा है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो √3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और ये जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का मान भी जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 1, सी ऑप्शन है इक्वल टू 1 और ऑप्शन डी है इक्वल टू 0। तो आंसर इसका हम लोग ए लगाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, शायद एक बीच में मिस हो गया है, क्या हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन हो। चलिए बना लेते हैं, आगे आए तो। देखिए ये भी लिमिट से लिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4/2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें लिमिट इनफाइनाइट दी हो, तो आपको मैंने पहले भी बताया है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर ऊपर की डिग्री बड़ी हो जाती है तो आंसर इनफाइनाइट होता है, नीचे की डिग्री बड़ी हो जाती है तो आंसर 0 होता है, दोनों की डिग्री बराबर होती है। तो ऐसे केस में जो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे ऊपर एक्स क्यूब है नीचे भी एक्स क्यूब है, तो ऊपर सबसे बड़ा जो क्यूब है एक्स क्यूब उसके साथ में मल्टीप्लाई में कितना लिखा है 1, और नीचे जो एक्स क्यूब है उसके साथ मल्टीप्लाई में कितना लिखा है 2, बस इन्हीं को डिवाइड कर लीजिए आंसर आ गया। तो आंसर इसका 1/2 करेक्ट। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप मेरी क्लासेस यहाँ तो देख ही रहे हैं, साथ-साथ आप हमारी क्लासेस अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैं मॉर्निंग से क्लासेस शुरू कर लेता हूँ। तो जो भी बच्चे टीवी पोस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फॉर्म आ चुका है उसके लिए, मैं मॉर्निंग में 7 बजे आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ पर आकर हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सारी क्लासेस ले सकते हैं आके फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज, कोई भी क्लास का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। आप अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आकर आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, बहुत सारे फीचर्स वहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही आप क्लासेस में आएँगे तो एक आपको फीचर मिलता है रेज़ हैंड का, इसके ज़रिए आप डायरेक्टली हमसे क्लास के बीच में टॉक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको इन क्लास आता है उसी क्लास में, तो आप तुरंत रेज़ हैंड करिए, आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाएँगे और अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाएँगे इन लाइव क्लास, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका ज़रूर यूज़ कर पाएँगे अगर आप अनअकैडमी पे क्लासेस। इसके साथ-साथ एक फीचर और आपको मिलता है अपने डाउट्स पूछने का। इसके ज़रिए आप अपने डाउट्स को है जो हमारे पास तक भेज सकते हैं। अपने डाउट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कोई भी चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है जैसे मैंने लिमिट ही डिस्कस की, तो काफ़ी डाउट्स होंगे आपको, और जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं। तो आप उन डाउट्स को कैसे क्लियर करोगे? आप उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास का वो क्वेश्चन फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं और उसी क्लास में उनका आपको सही बहुत अच्छा है, आप यहाँ भी पढ़िए, वहाँ भी पढ़िए, चार्ज जब तक फ्री हैं, ठीक है ना? तो आइए आप लोग सभी लोग वहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ये आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।